प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक की दूसरी इकाई में संकलित पाठ श्रम साधना का अध्ययन करेंगे। यह एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मनुष्य जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विस्तृत वर्णन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक व सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि हम सभी को शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के श्रम करने चाहिए। हमें शोषण की वृत्ति से दूर रहना चाहिए। हमें समाज के प्रत्येक वर्ग व वस्तु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए। समाज द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पोषण होता रहता है, अतः हमें समाज कल्याण के लिए यथासंभव प्रयत्न करते रहना चाहिए। छात्रों, इस पाठ के रचनाकार श्री कृष्णदास जाजू जी हैं। इनका जन्म वर्ष 1882 में राजस्थान के अकासर में हुआ और इनकी मृत्यु वर्ष 1995 में राजस्थान के जयपुर में हुई। वर्ष 1920 में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए और समाज सेवक व समाज सुधारक बनकर देश सेवा के कार्य में जुट गए। इनके प्रति जनस्नेह अधिक होने के कारण इन्हें सम्मानपूर्वक तपोधन कहा जाने लगा। इन्होंने स्वतंत्र लेखन के अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में अपना अत्यंत सराहनीय योगदान दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वराज्य प्राप्ति में, सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ में आए शब्दार्थ और मुहावरों आदि का अर्थ जान लेते हैं। इस पाठ में आए हुए मुख्य शब्द हैं गुलामी, इसका अर्थ है दासता या पराधीनता। तत्ववेत्ता, इसका अर्थ है तत्वज्ञ, दार्शनिक। प्रथा, अर्थ है रीति रिवाज। हित, कल्याण, भलाई। न्यायोचित, जो न्याय के अनुसार उचित हो। हुकूमत, शासन। घनघोर, बहुत घना। स्वामित्व, मालिकाना हक या अधिकार। यातना, अति कष्ट या पीड़ा। प्राथमिक, प्रारंभिक। प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने हो। उत्पादित, उत्पन्न किया हुआ। श्रमजीवी, शारीरिक मेहनत के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला। व्यवसाय, व्यापार, कारोबार। बुद्धिजीवी, बुद्धि से जीविका चलाने वाला। भरण पोषण, पालन पोषण या गुजारा, निर्वाह, जीवन यापन। उद्योगपति, उद्यमी, उद्योग चलाने वाला। नगण्य, जिसकी गणना या गिनती न हो, बहुत ही छोटा या तुच्छ। कृतज्ञ, नेकी या उपकार मानने वाला, एहसानमंद। संग्रहित, एकत्रित। अल्पतम, बहुत कम। कर्तव्य, जिसे करना उचित हो। रंज, दुख, शोक। बुनियादी, आरंभिक। विषमता, असमानता या अंतर। शोषण, अनुचित लाभ, अनुचित
व्यवहार, आजीविका, रोजी रोजगार, आशय, अर्थ मतलब, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, नैतिक, नीति संबंधी, स्वार्थ वृत्ति, स्वार्थ की भावना, स्पर्धा, प्रतियोगिता, मानवोचित, मानव के विचार से उचित, हीन दृष्टि, हीनता की नज़र या तुच्छता के भाव से देखना, लाचारी, विवशता, वृत्ति, मन की अवस्था, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान मर्यादा, प्रीति, प्यार, कर्तव्यपरायण, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, क्रांति, स्थिति में भारी फेरबदल, पूर्ण परिवर्तन, उत्पादक, उत्पन्न करने वाला। तो छात्रों, इस तरह से ये पाठ में आए विशिष्ट अर्थ वाले शब्द रहे। पाठ में एक मुहावरा भी आया है। इसका मुहावरा जो है गुजर बसर करना है, उसका अर्थ है आजीविका चलाना। छात्रों, अब हम इस निबंध को पढ़कर इसके भाव, इसके उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए निबंध आरंभ करते हैं। गुलामी की प्रथा, प्रथा अर्थात रिवाज, गुलामी, परतंत्रता या पराधीनता संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे, अरसे अर्थात समय, कालखंड में विद्वान, तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता अर्थात चिंतक या दार्शनिक, तत्वज्ञ और साधु संतों के रहते हुए भी यह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। हित में है अर्थात उनके लिए लाभकारी है, फायदेमंद है। फिर भी मनुष्य का विवेक, विवेक का अर्थ है अच्छे बुरे की, अच्छे बुरे में अच्छे की पहचान करने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं? विवेक कहा जाता है। मनुष्य का विवेक जागृत हुआ अर्थात लोगों ने यह महसूस किया कि गुलामी की प्रथा हमारे हित में नहीं है, यह हमारे लिए हानिकारक है। अपने जैसे ही हाड़ मांस अर्थात शारीरिक संरचना और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे अर्थात मजबूती से पकड़ना या बांधे रखना। क्या यह बात न्यायोचित है? मतलब न्याय के अनुसार उचित है, न्याय संगत है, इसे सही कहा जा सकता है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए कौन सा प्रश्न? गुलामी का प्रश्न, पराधीनता का प्रश्न हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गईं। जैसे हम अपने ही देश को देख लें, हमारा देश भी क्या था? परतंत्र था, पराधीन था, गुलाम था और सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्रता का युद्ध, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। तब जाकर के 15 अगस्त 1945 को हमारा देश स्वाधीन हुआ, आज़ाद हुआ। अंत में गुलामी की प्रथा मिट कर रही। मिटना, प्रथा अर्थात रीत रिवाज, मिटना अर्थात खत्म होना, अर्थात लोगों ने जब इसके विरुद्ध संघर्ष किया, आवाज़ उठाई, तो एक न एक दिन उन्हें सफलता भी मिली और देश से, संसार से गुलामी की प्रथा को मिटाने में सफल रहे। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है।
राजाओं की संस्था, जिसे राजतंत्र कहा जाता है। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का अर्थात राजाओं या बादशाहों का राज्य चलता रहा, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को जिस तरह से गुलामी के प्रति लोगों में भावना जागृत हुई, उसी प्रकार से राजाओं के प्रति भी लोगों के मन में विचार अंकुरित हुए। क्या विचार आए कि क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत मतलब शासन या अधिकार में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ और उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर अर्थात भीषण भयानक युद्ध हुए, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जानें गईं और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं अर्थात अत्यंत भयानक कष्ट या पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ा, यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राजप्रथा मिट कर रही, पर अंत में सफलता मिली लोगों को और राजाओं का शासन समाप्त हुआ, खत्म हुआ और राजसत्ता प्रजा के हाथ में आई। और उस शासन प्रणाली को क्या कहा गया? प्रजातंत्र कहा गया, जिसमें शासन पूर्ण रूप से प्रजा के हितों के लिए होता है, जिसमें प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है और शासन की बागडोर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रजा के हाथों में ही होती है। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं अर्थात बिलीव्स, विश्वास, सोच छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी हैं। संपत्ति का स्वामित्व अर्थात संपत्ति का असली स्वामी या मालिक कौन है? संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। आमतौर पर साधारण मनुष्य या साधारण सोच विचार रखने वाले लोग यह मानते हैं कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तौल के साधन हैं। रुपए से क्या होता है? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। रुपया संपत्ति नहीं है। संपत्ति तो वे चीज़ें हो सकती हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और जिंदा अर्थात जीवित, सुख सुविधा और आराम के लिए होती हैं। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक अर्थात बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती, अर्थात वह जीवित नहीं रह सकता, उसका जीवन नहीं चल सकता। इसके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिसके बिना भी मनुष्य रह सकता है। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं? सृष्टि अर्थात दुनिया, विश्व, जगत, सृष्टि में जो नानाविधि मतलब अनेक प्रकार के द्रव्य अर्थात पदार्थ
तथा प्राकृतिक साधन नेचुरल रिसोर्सेस प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए, दिए गए, प्रदत्त किए गए साधन, जिसमें जल है, वायु है, भूमि है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक साधन हैं। उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, अर्थात शरीर से मेहनत करता है, तब यह काम की चीजें बनती हैं। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो हैं। कौन कौन से? सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। इन दोनों में से यदि कोई भी न रहे तो संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। संपत्ति के निर्माण के लिए ये दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं। यंत्र से कुछ चीज़ें बनती हैं, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनके चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि बौद्धिक श्रम आपको विचार देता है, तौर तरीके बताता है। तौर तरीकों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, सार्थक करने के लिए शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? बात को समझना है। संपत्ति के स्वामित्व अर्थात जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसके स्वामित्व में, उसके मालिकाना हक में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? जबकि यह बात स्पष्ट हो गई है कि संपत्ति का निर्माण जो होता है वह शरीर श्रम के द्वारा होता है, बिना शरीर श्रम के द्वारा संभव नहीं है। यह जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में अपना जीवन बिताना पड़ता है। यही है संपत्ति के स्वामित्व में श्रम करने वालों का स्थान। अर्थात संपत्ति के स्वामित्व में श्रम करने वालों का स्थान शून्य के बराबर है और उन्हीं के द्वारा उत्पादित अर्थात पैदा की गई संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। श्रम जीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। मालदार, धनी, पैसे वाले। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफ़ा मतलब कई बार ऐसा होता है तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। यह कैसी विसंगति है, कितनी उल्टी बात है। क्यों? जो बनाने वाला है उसके पास कुछ नहीं होता, उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं, और जो प्रबंधक है वह पर्याप्त धन जमा करके आराम और सुख का जीवन व्यतीत करता है। संपत्ति बनाते मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। जीवन निर्वाह अर्थात गुजर बसर या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। व्यवसाय अर्थात उद्योग धंधे, काम धाम।
इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं, दो विभाग, दो वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है, जैसे खेती बाड़ी, और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों का व्यवसाय कहें। श्रमजीवी अर्थात जो श्रम करके, मेहनत करके अपना गुजर बसर करता है, और दूसरों को बुद्धिजीवियों के, राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि, तथा राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक श्रम से करते हैं, अर्थात उनका जीवन गुजर बसर किससे होता है? बौद्धिक श्रम से होता है। शरीर श्रम से अपना निर्वाह अर्थात गुजर बसर करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। फर्क मतलब अंतर है। जबकि ये बात सत्य है कि बिना दोनों के सहयोग के, दोनों के समन्वय के कोई भी कार्य होने वाला नहीं है, फिर भी सामाजिक दृष्टि से दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है, अर्थात जो बुद्धिजीवी हैं, जो सुख की जिंदगी जीते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं, उनका सारा सुख, चैन, आराम सब किस पर निर्भर है? श्रमजीवियों पर। उन्हीं की श्रम की बदौलत वे आलीशान घरों में रहते हैं और विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है, दुर्भाग्य मतलब सबसे बड़ी बुराई या विडंबना, कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपति जिसे आप बिजनेसमैन कहते हैं, के लिए अर्थशास्त्र ने, इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी, अर्थात वो उत्पादकों से कोई वस्तु कम से कम मूल्य में खरीदना चाहते हैं और बेचते हैं अधिकतम मूल्य पर। मुनाफे, लाभ, प्रॉफिट की कोई मर्यादा नहीं है कि कितना वो लाभ कमाएं, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। जो कारखाना मजदूरों के श्रम के बिना चल नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 से 500 मासिक से अधिक भले ही न मिलें, पर व्यवस्थापकों अर्थात उस कारखाने को चलाने वाले जो उनके मालिक हैं और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। तो छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। निबंध का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है इतना जितना भाग इस वीडियो में हमने पढ़ा, आप लोगों ने उसका भाव, अर्थ, शब्दार्थ अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।